नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें हर खबर आपको बताएंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रहेगी और आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। वो चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो, खेल जगत की खबरें हो, राजनीतिक जगत की खबरें हो, हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे बेहद नए और अलग अंदाज में। स्टूडियो से बाहर रह करके हर रोज हम आपको ये खबरें पहुंचा रहे हैं ताकि आप अपने फिटनेस का भी ख्याल रखें और ये समझ पाएं कि खबरों के साथ साथ आपकी जो सेहत है वो कितनी जरूरी है। तो पहाड़ों में तो देखिए भारी बर्फबारी हो रही है, जिसका जो असर है वो दिल्ली एनसीआर में भी पड़ रहा है और इसीलिए ठंड यहाँ पर बहुत ज्यादा पड़ रही है और कुछ दिन तक मुझे लगता है राहत नहीं मिलने वाली है। ठंड अभी भी बरकरार रहेगी, यानी कि दिल्ली एनसीआर के लोग ठंड से परेशान आने वाले दिनों में भी रहने वाले। लेकिन परेशानी बेरोजगारी को लेकर के, बढ़ती महंगाई को लेकर के भी है और बेरोजगारी होगी यानी कि नौकरी नहीं होगी तो शादी ब्याह नहीं होगा। ऐसे में रोहतक की खबर आपको बताएंगे, जहां पर बेरोजगारों ने बारात निकाल करके अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी चौबे रविवार को एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। बिहार के बक्सर से पटना लौटते वक्त अश्वनी चौबे के काफिले में शामिल पुलिस की एक कार पलट गई। इसके ठीक पीछे केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे की कार थी। गाड़ी जैसे ही पलटी वहां अफरा तफरी मच गई। अश्वनी चौबे भी आनन फानन में अपनी गाड़ी से उतरे और हादसे का शिकार कार का जायजा लिया, साथ ही घायलों का हाल जाना। घायल पुलिसकर्मियों को केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे अस्पताल लेकर गए। हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने खुद ट्वीट करके इस हादसे के बारे में जानकारी दी। मंत्री ने ट्वीट किया, बक्सर से पटना जाने के क्रम में डुमराव के मठीला नारायणपुर पथ के सड़की पुल के नहर में काफिले में चल रही कुरान सराय थाने की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो सड़क पर चलते वक्त सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि अगर आप गलती ना करें तो दूसरा सामने वाला गलती ना करे। ऐसे में एक खबर आपको बताते हैं, मकर संक्रांति को लेकर के हर बार ऐसी ही खबरें आती हैं और इस बार चीनी मांझे ने क्या कोराम मचाया, किसकी जान पर बात आ गई, 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी पतंग महोत्सव की धूम रही। गुजरात समेत देश के कई राज्यों में लोगों ने पतंग उड़ाने में काफी दिलचस्पी दिखाई। रंग बिरंगी पतंग के साथ लोगों ने मकर संक्रांति का उत्सव तो मनाया, लेकिन पतंगबाजी कई लोगों की जान पर भी भारी पड़ी। सबसे ज्यादा नुकसान चाइनीज मांझे की वजह से हुआ। 14 और 15 जनवरी को गुजरात में पतंगबाजी के दौरान 130 लोग घायल हुए। 14 जनवरी को पतंग के मांझे से घायल होने वालों की संख्या पूरे गुजरात में 92 रही, जबकि 15 तारीख को भी 38 लोग घायल हुए, जबकि कई लोगों की मौत भी हुई। मौतों का औपचारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। वहीं भावनगर में 2.5 साल की बच्ची को गले में पतंग का मांझा फंसने से उसकी मौत हो गई। हादसा चित्रलाल टंके इलाके के पास हुआ। बच्ची अपने परिजनों के साथ बाइक पर जा रही थी, तभी उसके गले में मांझा फंसा और जान चली गई। तो ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद विचलित कर देने वाली है। प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद भी लोग चीनी मांझे को लेकर के सावधान नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए और इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं। और उसके साथ ही अगर आपको बात करें नेपाल हादसे की, तो वहां पर भी बेहद दुखद ये घटना हुई है। इस हादसे को लेकर के अपडेट क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आग की ऊंची लपटें, धुएं का उठता गुबार और लोगों की भारी भीड़ जो पानी से आग पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करती नजर आई। भीषण हादसे की ये तस्वीरें नेपाल के पोखरा की हैं, जहां एक विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। पहले तो समझ ही नहीं आया कि अचानक से ये सब कैसे हो गया, मगर जैसे ही प्लेन क्रैश होने का पता चला, आसपास के लोग भी राहत और बचाव के काम में जुट गए। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये हादसे से ठीक पहले का है। प्लेन के अंदर से ही कोई वीडियो शूट कर रहा है। कुछ लोग आपस में बात करते भी दिख रहे हैं। विंडो साइड पर बैठा पीली स्वेटर पहने एक युवक भी नजर आ रहा है। तभी तेज आवाज आती है और विमान पूरी तरह आग की चपेट में आ जाता है। हादसे के वक्त प्लेन में 4 क्रू मेंबर समेत
कुल 72 लोग सवार थे, जिसमें 5 भारतीय भी शामिल हैं। हादसे वाली जगह पर आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री भी पोखरा जाकर जायजा ले सकते हैं। तो नेपाल में ये पहली मर्तबा नहीं है जब हादसा ऐसा हुआ हो। कई महीनों में कुछ महीनों के अंदर ऐसे हादसे नेपाल में प्लेन क्रैश के होते ही रहे हैं। लेकिन बात करें हवाई हमले की, तो रूस और यूक्रेन में भी जबरदस्त मिसाइल से अटैक एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। 2 मिनट में आपको दिखाते हैं वॉर जोन की बेहद खास तस्वीर। यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया में रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। होवित्जर तोपों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। रविवार को यूक्रेनी सेना पर 25 से ज्यादा बार रूस ने हमला किया। इन हमलों में यूक्रेन के कई टैंक भी तबाह हुए हैं। आर्टिलरी अटैक से यूक्रेनी सेना के पांव उखड़ रहे हैं। -10 डिग्री तापमान में लड़ी जा रही जंग में यूक्रेन नेटो के हथियारों के बावजूद रूस के सामने नहीं टिक पा रहा है। यूक्रेन के नीपो शहर पर रूस के हमले में कम से कम 23 लोगों की मौत की खबर है। रूस की मिसाइल एक बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर गिरी, जिससे इमारत के कई फ्लैट जमींदोज हो गए। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और कई लोगों के अब भी इमारत में दबे होने की आशंका है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेनी सेना भी कांप रही है। इस बीच पुतिन ने कहा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और जीत रूस की ही होगी। रूस की सेना को हराने के लिए यूक्रेन की सेना को लगातार नेटो की मदद मिल रही है। ब्रिटेन की तरफ से रूस को अचापे हेलीकॉप्टर दिए जा रहे हैं, जो ताकतवर मिसाइलों से लैस हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर पर लगी गन की बदौलत एक ही बार में कई ठिकानों को एक साथ टारगेट किया जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका के अब्राम टैंक भी यूक्रेन की मदद के लिए पहुंच रहे हैं। अब्राम टैंक यूरोप के रास्ते ट्रेन के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचे हैं। यूक्रेन और रूस की जंग में ड्रोन सबसे घातक हथियार साबित हो रहे हैं। ड्रोन के जरिए दुश्मन सेना पर सटीक हमले किए जा रहे हैं। ताज़ा वीडियो में यूक्रेन की सेना रूस के एक लॉन्च से ड्रोन को तबाह करती हुई दिख रही है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से ड्रोन को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं रूस ने शहीद ड्रोन का वीडियो जारी किया है, जिसमें ट्रेंच में बैठे यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन को अमेरिका से ड्रोन मिल रहे हैं, जबकि रूस के पास ईरान के घातक ड्रोन हैं। यूक्रेन से जारी घमासान के बीच रूस की सेना को बढ़त मिलती दिख रही है। रूस के टैंक कई इलाकों में यूक्रेनी सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। तस्वीरों में रूस का टैंक दिख रहा है, जो ट्रेंच में छुपे बैठे यूक्रेनी सैनिकों पर काल बनकर टूट रहा है। वहीं रूस के एक एंटी टैंक हमले में भी यूक्रेनी टैंक को तबाह होते हुए भी देखा जा सकता है। इधर यूक्रेन की मदद के लिए फिनलैंड से भी टैंकों की सप्लाई हो रही है। तो दुश्मनी तो कभी भी और किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती और रूस यूक्रेन के लिए सभी यही कह चुके हैं कि बातचीत से ही इसका समाधान, इसका हल निकलेगा। लेकिन अभी भी ये हमले जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और अंजाम आप सब देख रहे हैं। लेकिन भिंड में ही देख लीजिए, इंसान कहाँ मानता है, क्योंकि बातचीत से हल कोई नहीं निकालना चाहता। वहां पर महज चुनावी रंजिश में गोलियां चल गई हैं। गोलीकांड का अंजाम क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के भिंड में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक चुनाव रंजिश की वजह से 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पचेरा गांव के पूर्व सरपंच और उनके परिजनों पर लगा है। हत्या की वारदात से ही आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। अब तक की जानकारी के मुताबिक पचेरा गांव में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में पूर्व सरपंच बंटी उर्फ निशांत त्यागी और उनके विरोधी आमने सामने थे। सीट रिजर्व थी, लिहाजा दोनों ही अपने कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। चुनाव में पूर्व सरपंच बंटी के उम्मीदवार की हार हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में टकराव बढ़ गया। नौबत यहां तक आ गई कि रविवार को 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। वो आरोपी हैं, संभवतः वो भी मौके से फरार है। बाकी उनकी तलाश की जा रही है और जो उचित कार्रवाई है पुलिस के द्वारा वो की जाएगी। तो गोलीकांड का अंजाम आपने इस रिपोर्ट में देखा और इस बीच दिल्ली के जहांगीरपुरी से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं, जिसमें पकड़े गए दोनों ही आतंकियों से जुड़ी अहम जानकारी मिल रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिली है कि दोनों ही आतंकियों के टारगेट पर पंजाब के 3 नेता थे और ये तीनों ही बजरंग दल, शिवसेना और कांग्रेस के नेता बताए जा रहे हैं, जो कि टारगेट पर थे। इसके अलावा 2 टारगेट को मारने के लिए तारीख और जगह भी तय कर ली गई थी। यानी कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल इस पूरे मामले को लेकर के इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन यहां पर दे रही है कि इन दोनों ही आतंकवादियों के टारगेट पर कौन थे और साथ ही इनका मकसद था। दिल्ली के जहांगीरपुरी से गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों के निशाने पर पंजाब में बजरंग दल, शिवसेना
और कांग्रेस के 3 नेता थे। नौशाद और जगजीत ने तीनों नेताओं की अच्छे से रैकी कर ली थी और दोनों नेताओं की हत्या की तारीख भी तय कर दी थी। सूत्रों का दावा है कि पहली हत्या 27 जनवरी और दूसरी 31 जनवरी को की जानी थी। अपने आकाओं के साथ इसके लिए रकम भी फिक्स कर ली थी। बताया जा रहा है कि पहला टारगेट पूरा होने पर 50 लाख, दूसरे पर 1 करोड़ और तीसरी हत्या पर 1.5 करोड़ रुपए मिलने थे। इतना ही नहीं, टोकन मनी के तौर पर इन्हें 5 लाख रुपए दिए भी जा चुके थे। नौशाद और जगजीत अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने दोनों को जहांगीरपुरी से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने अब तक की जांच के बाद उस शख्स के बारे में भी जानकारी जुटा ली है जिसकी हत्या भलसवा डेयरी के पास नौशाद और जगजीत ने की थी। पुलिस फिलहाल मृतक के परिवार की तलाश में है। तो शुक्र है कि एक बहुत बड़ा हादसा जो खतरा है वो टल गया। जांच एजेंसियों की मुस्तैदी के कारण एक बात तो साफ है कि भारत पर यानी कि हमारे देश पर कभी कोई खतरा मंडरा नहीं सकता। ऐसे में ये तो बात रही दिल्ली की, लेकिन देश में क्या कुछ चल रहा है, क्या अहम खबरें हैं, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। एलजी और आपके बीच जारी तकरार और मेयर चुनाव को लेकर सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। दिल्ली के सत्ता में किसकी कितनी हिस्सेदारी हो, इसको लेकर भी राजनीति गर्म है। दूसरी तरफ सिसोदिया के ऑफिस का कंप्यूटर सीज करने के मामले में भी आप हमलावर है। सिसोदिया का आरोप है कि उन्हें फंसाने की साजिश के तहत कंप्यूटर ले जाया गया है। हालांकि सीबीआई ने सिसोदिया के दावों को खारिज कर दिया। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की खबरों के बीच सचिन पायलट आज से जोधपुर संभाग में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सचिन पायलट आज से किसान सभाओं की शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत नागौर से होगी। सीएम बदलने की खबरों के बीच दोनों गुटों में खींचतान बढ़ गई है। हाईकमान विवाद सुलझाने में जुटा है, लेकिन गहलोत गुट पीछे हटने को तैयार नहीं है। सचिन पायलट के मैदान में उतरने के बाद राजस्थान कांग्रेस में तकरार और बढ़ने के आसार हैं। नेपाल प्लेन क्रैश में यूपी के गाजीपुर के भी 5 लोगों की मौत हुई है। 5 में से 4 लोग गाजीपुर के अलावलपुर गांव के रहने वाले थे। सभी लोग 3 दिन पहले काठमांडू घूमने गए थे। प्लेन क्रैश से कुछ देर पहले एक युवक सोनू जायसवाल ने फेसबुक लाइव किया हुआ था। हादसे का शिकार हुए युवकों के नाम अनिल राजभर, विशाल शर्मा, अभिषेक कुशवाहा, सोनू जायसवाल और संजय जायसवाल हैं। सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भटिंडा के तलवंडी साबो में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस के मुताबिक रविवार को एक नर्सिंग होम के डॉक्टर को बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद पुलिस का सर्च अभियान जारी था। इसी दौरान गुरसार गांव के पास बदमाशों के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी की गई। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हुआ है। पुलिस में किसी के झुलसने की खबर नहीं है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। और बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ की राजनीति में आज जबरदस्त सियासी हलचल रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ मेयर के चुनाव हुए नहीं है, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया जो हैं वो सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं, यानी कि विधानसभा में आज हंगामा होना तय है। और विवाद तो देखिए बिहार की शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर के भी हुआ, जिसको लेकर के अब तेजस्वी यादव को सफाई देनी पड़ी है। उनके बयान और उनकी सफाई और आरोप प्रत्यारोप को लेकर के एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम लोग धैर्य रखने वाले लोग हैं, विवेक से काम करने वाले लोग हैं, और इनकी साजिशों का हम सब लोगों को पता है। तेजस्वी यादव की ये सफाई ऐसे वक्त में आई है जब बिहार में महागठबंधन सरकार के भविष्य को लेकर अटकलों और कयासों का दौर चल रहा है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद अचानक तूफान उठा और जेडीयू के कई नेताओं ने आरजेडी पर तंज कसा। उपेंद्र कुशवाहा ने तो आरजेडी पर बीजेपी के साथ मिली भगत तक का आरोप लगा दिया था। अब इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच अब तेजस्वी ने इसे बीजेपी का एजेंडा करार देकर तमाम अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। सब कुछ जो है एक बीजेपी का सोचा समझा साजिश है, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं 1.5 साल से ये साजिश जो है चल रहा है। तेजस्वी भले ही सब ठीक होने का दावा कर रहे हैं, मगर बीजेपी की ओर से शिक्षा मंत्री के बहाने आरजेडी पर हमले जारी हैं। यह स्पष्ट है कि आरजेडी हिंदू धर्म का अपमान करके राम मंदिर, भगवान श्री राम का अपमान करना चाहती है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर के जबरदस्त आरजेडी और जेडीयू के बीच में दरार देखने को मिल रही है। लेकिन दरार तो जोशीमठ के गांव में भी अभी भी देखने को मिल रही है, और सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, उसके आसपास के जो दूर दराज के गांव हैं वहां पर भी दरारें देखने को मिल रही हैं। वहां के लोगों की आप बीती दिखाती एक रिपोर्ट आपको दिखाती। उत्तराखंड के जोशीमठ में आए संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग से जुड़ी याचिका पर देश की सबसे बड़ी अदालत में आज सुनवाई होगी। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का प्रवेश द्वार जोशीमठ इन दिनों जमीन धंसने की वजह से बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है।
घरों में दरार पड़ने के बाद लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। कई हिस्सों में जमीन धंसने का सिलसिला अब भी जारी है। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तमाम चुनौतियों के बीच जोशीमठ को बचाने की जंग भी चल रही है। एक्सपर्ट्स की निगरानी में होटल मलारी इन को डिसमेंटल किया जा रहा है। होटल पूरी तरह झुक चुका है, इसीलिए इसे तोड़ा जा रहा है ताकि ये दूसरी इमारतों के लिए खतरा न बने। मलारी इन के बाद माउंट व्यू होटल की बिल्डिंग भी गिराई जाएगी। हालात का जायजा लेने के लिए पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात आईएएस मंगेश घिल्डियाल भी जोशीमठ पहुंचे। उन्होंने शहर के प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जमीनी हकीकत समझी। तो घरों में जो दरारें पड़ रही हैं वो तो एक परेशानी का विषय है ही, लेकिन इसके साथ ही परेशानी तापमान भी बढ़ा रहा है, क्योंकि -5 डिग्री टेम्परेचर वहां पर है। इससे लोग जाएं तो जाएं कहां, कहां पर आशियाना बसाएं, क्योंकि घर तो उन्हें खाली करना होगा। बिल्कुल, ठंड जबरदस्त हो रही है। जब मैदानी इलाकों में ये हालात है दीपिका, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। और इस बीच जो हमारे जवान हैं उनके हौसले बुलंद है। इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रविवार को सेना ने अवलांच प्रभावित सोनमर्ग इलाके में एलओसी पर तैनात जवानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नॉर्थ कश्मीर में एलओसी पर बीएसएफ के जवानों की पेट्रोलिंग का वीडियो सामने आया है, जिसमें जवान कई फीट बर्फ में मुस्तैद नजर आ रहे हैं। दरअसल बर्फबारी की आड़ में आतंकी घुसपैठ की साजिश रचते हैं, लिहाजा बीएसएफ पूरी तरह अलर्ट पर है। बर्फबारी के बावजूद सीमा पर जवान डटे हुए हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। पहाड़ों में जारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक शीतलहर की स्थिति रहेगी। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में 15 से 18 जनवरी के बीच गंभीर शीतलहर चलने वाली है, यानी सर्द हवाएं लोगों को ठिठुरने को मजबूर करेंगी। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भीषण बर्फबारी पहले से जारी है, लेकिन मौसम विभाग ने हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ मैदानी इलाकों में भी बर्फ गिरने की आशंका जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 16 से 18 जनवरी के बीच कुछ इलाकों में बर्फ जमने की आशंका है। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए हरियाणा और पंजाब सरकार ने स्कूलों में विंटर वेकेशन 21 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है। मौसम विभाग ने यूपी में 19 जनवरी तक भीषण ठंड की संभावना जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पारा 2 डिग्री तक जा सकता है। इस बीच घने कोहरे की भी आशंका है। हालांकि आज से यूपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान में बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन यूपी के मेरठ में 8वीं तक के स्कूल अभी बंद रहेंगे। तो किस तरीके से पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है, इस रिपोर्ट को देखने क्या आपके समझ गए। लेकिन दिल्ली एनसीआर में कोल्ड वेव चल रही है, लेकिन सियासी पारा गर्म है। वो इसीलिए हाई है क्योंकि जो बीजेपी है वो इस भीषण ठंड में भी 2024 की तैयारी में जुट चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में रोड शो करने वाले हैं। क्या उनका रोड मैप होगा और किस तरीके की तैयारी बीजेपी इस वक्त कर रही है 2024 चुनाव को लेकर के, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन 2024 के लिए बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी ने अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाना भी तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज और कल दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 350 नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी चुनावी रणनीति पर चर्चा के साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर भी फोकस रखेगी। बैठक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शाम 4 बजे शुरू होगी। उससे पहले दोपहर 3 बजे से पीएम मोदी रोड शो भी करेंगे। पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक पीएम के रोड शो को लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। तो बीजेपी पूरी तरीके से जोरों शोरों से 2024 के चुनाव में जुट चुकी है। एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह हैं जो कि राज्यों का दौरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद आज दिल्ली में रोड शो करने वाले, यानी कि विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती 2024 होने वाली है। बिल्कुल सही कहा दीपिका आपने। तो देखिए बीजेपी तो तैयारी कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ चुनाव आयोग ने भी नई तैयारियां कर ली हैं। और आपको बता दें कि रिमोट वोटिंग मशीन लाने की तैयारी की जा रही है, जो जहां है वो वहीं से वोट कर सकेगा। क्या ये रिपोर्ट देखिए। आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर आज दिल्ली में चुनाव आयोग ने अहम बैठक बुलाई है। बैठक में 8 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा 57 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। बैठक में रिमोट वोटिंग मशीन से जुड़ी अहम जानकारियां दी जाएंगी।
माना जा रहा है कि आरवीएम को लेकर चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के सुझाव भी मांगेगा। चुनाव आयोग ने प्रवासियों को उनकी रिहाइश वाली जगहों पर मतदान करने का विकल्प देने के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव दिया है। इसी मुद्दे को लेकर सियासी बहस छिड़ी है। ज्यादातर विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए इसका विरोध करने का फैसला किया है। रविवार को आरवीएम के मसले पर 16 विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसमें विपक्ष ने आरवीएम से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की और इसके विरोध को लेकर रणनीति बनाई। मशीन होगी, उसका मैन्युफैक्चरर कौन होगा, चिप जो होगी वो कैसे काम करेगी, और साथ ही मशीन की जानकारी को लेकर ये सवाल इस बैठक में उठाए गए हैं। और साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि अभी ये बैठक दोबारा से बुलाई जाएगी। स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग रिमोट वोटिंग को लेकर बात कर रहे थे। तो अगर रिमोट वोटिंग शुरू होती है तो इससे लाखों लोगों को फायदा होगा दीपिका, जो लोग अपने गांव, अपने घर से दूर रहते हैं, खास तौर पर उनको। रिमोट वोटिंग जाहिर सी बात है एक अच्छी खबर है ही, लेकिन देश के बाहर क्या कुछ खबरें चल रही है, कहां पर गाज गिल रही है, कहां पर हमला हो रहा है, 2 मिनट की दुनिया वाली इस रिपोर्ट में आपको दिखा। लंदन में एक चर्च के पास ताबड़तोड़ फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक 7 साल की बच्ची भी है। घायलों में एक 12 साल की बच्ची और 4 महिलाएं भी शामिल हैं। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब लोग अपने करीबी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। फायरिंग की ये वारदात ह्यूस्टन ट्रेन स्टेशन से कुछ ही दूरी पर हुई। बताया जा रहा है कि हमले को चलती गाड़ी से अंजाम दिया गया। चीन के पेंजिन शहर में जोरदार धमाके से लोग सहम गए। धमाका शहर के बाहरी इलाके में बने केमिकल प्लांट में हुआ। ब्लास्ट के बाद आग की लपटें दूर दूर तक नजर आईं। आसपास के इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। आग की लपटों को काबू में करने के लिए दमकल की 40 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। हालांकि केमिकल में लगी आग को काबू करने में दमकल के पसीने छूट गए। करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद आग को कम किया जा सका, लेकिन पूरी तरह आग बुझाई नहीं जा सकी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हजारों हेल्थ वर्कर सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। देश में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में बदलाव के खिलाफ हेल्थ वर्कर्स ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। हेल्थ वर्कर्स ने प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया और स्टॉप प्राइवेटाइजेशन के नारे लगाए। सरकारी हेल्थ सर्विस कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार प्राइवेट हेल्थ केयर को बढ़ावा दे रही है और सरकारी हेल्थ सर्विस में कर्मचारियों की भर्ती तक नहीं की जा रही। नेपाल में प्लेन क्रैश साइट पर आज फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। रविवार को अंधेरे आदेश के बाद बंद कर दिए गए। हालांकि छुट्टी होने के बाद बच्चे और पेरेंट्स बर्फबारी का लुत्फ उठाते और बर्फ में खेलते नजर आए। तेहरान में तापमान लगातार -3 डिग्री से नीचे बना हुआ है और आज भी बर्फबारी की आशंका जताई गई है। तो ईरान में तो देखिए गजब की बर्फ गिर रही है, लेकिन प्रीति पता है कि राजस्थान की अगर बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जैसे कि माउंट आबू हुआ, चूरू हुआ, फतेहपुर हुआ, वहां पर भी जो तापमान है वो -5 डिग्री इस वक्त हो चुका है। बिल्कुल, देखिए राजस्थान में तापमान बेहद कम है, लेकिन वहाँ पर इंडियन आर्मी अपना दमखम दिखा रही है। लेकिन भारत में बना प्रचंड हेलीकॉप्टर किस तरीके से पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है, उस रिपोर्ट में देखिए। आसमान में ऊंची उड़ान भरता ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की ताकत का एहसास करा रहा है, साथ ही देश के दुश्मनों की धड़कनें भी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान सीमा के बेहद नजदीक जब प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो सेना के जवान उत्साहित दिखे, साथ ही किसी भी चुनौती में दुश्मनों पर प्रचंड प्रहार का संदेश भी दिया। जोधपुर में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के साझा अभ्यास में प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। पूरी तरह भारत में ही बना प्रचंड दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में से एक है, जिसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसमें 70 mm रॉकेट पॉड के साथ साथ 20 mm गन कैनन भी है। प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को पिछले साल 3 अक्टूबर को वायुसेना में शामिल किया गया था। तब से वे रेगिस्तानी क्षेत्र में लगातार उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा लद्दाख और सियाचिन में भी इसका प्रदर्शन शानदार रहा है। तो प्रचंड हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के पसीने निकाल रहा है, तो वहीं सियासी पारा तो मध्य प्रदेश में भी गर्म है। कहीं आप कुलस्ते वाले बयान की बात तो नहीं कर रही? जरा आप भी देखिए, जब बयान देते देते आपकी जुबान फिसल जाए तो कैसे सियासी संकट और बवाल उस पर खड़ा हो जाता है। इस रिपोर्ट में 15 महीने में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं पिलाया, पानी नहीं पिलाया। कांग्रेस को कोसते कोसते केंद्रीय मंत्री कुलत से कुछ ऐसा बोल गए जो संसदीय परंपरा के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फग्गन सिंह कुलस्ते 2008 से 15 महीने तक चली
कमलनाथ सरकार पर हमला बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भाषा की मर्यादा तोड़ दी। मंत्री ने विधायक के लिए भी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया। नारायणगंज गया था, थोड़ा लेट गया था, तो विधायक वहाँ से ऐसा भगा, फिर मेरे को मिल गया भाई। मैंने कहा ये बदमाश आदमी है। केंद्रीय मंत्री की इस भाषा को लेकर कांग्रेस हमलावर है और उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग भी तेज कर दी है। जनता इसका जवाब देगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता इसका जवाब देगा और ऐसे संसद को, ऐसे मंत्री को तत्काल पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। तो जुबान फिसलते फिसलते किस तरीके का बयान दिया गया, उस पर बवाल हुआ और कांग्रेस ही भड़क गए। बिल्कुल, देखिए नेता तो बयान इसलिए देते हैं ताकि वो वायरल हो सके, वो सुर्खियों में आ सके, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ हो रहा है देश में वायरल, उस रिपोर्ट में देखिए आप। बाइक पर आ रहे शख्स पर लाठी डंडों से हमला करती महिलाएं। वायरल वीडियो एमपी के शाहजहांपुर का है। महिलाएं शख्स पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रही हैं। वीडियो 14 जनवरी का है। घटना के पीछे जमीन का विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित का नाम नरेंद्र विश्वकर्मा है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। बैंड बाजा और बारात की ये तस्वीरें अलीगढ़ की हैं, जहां धूमधाम से कुत्ते की बारात निकाली गई। कुत्तों की अनोखी शादी में परिवार के साथ नाते रिश्तेदार भी शामिल हुए। लोगों ने जमकर डांस किया और पार्टी का आनंद लिया। रेड कार्पेट बिछाकर वरमाला का कार्यक्रम हुआ और फिर फोटो सेशन भी हुआ। कुत्तों की शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कार एक्सीडेंट का ये वीडियो एमपी के ग्वालियर का है। तेज रफ्तार कार मोड़ पर पलट गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कार एसडीएम विनोद सिंह की थी। ब्लैक कलर की कार में एसडीएम लिखा हुआ था। बताया जा रहा है कि कार एसडीएम का बेटा रवि प्रताप चला रहा था, जो मौके से फरार हो गया। पलटने के बाद भी कार स्टार्ट थी। एक्सीडेंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हाईवे पर अगर ओवरलोड भारी वाहन चल रहा हो तो उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही हादसा हो सकता है। हाईवे पर भारी पाइप से लदा ट्रक जा रहा था। कार ड्राइवर ने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक ने टर्न लिया और कार उसके नीचे आ गई। इसी दौरान ट्रक पर लदे पाइप कार पर आ गिरे। हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। लोगों के शौक निराली होते हैं। इस वायरल वीडियो को देखिए। एक शेफ टेबल पर व्यंजन को डेकोरेट कर रहा है। बगल में एक नन्ही बच्ची और उसकी माँ है। वो शेफ गैस को ऑन कर सबसे पहले अपनी हथेली पर आग लगाता है। वो नन्ही बच्ची को खाना पकाने का निंजा टेक्निक बताता है। इसके बाद डिश को गैस स्टोव पर फ्राई करने के लिए रखता है। इस दौरान एक हाथ में आग लगी रहती है। जैसे ही हाथ पैन के समीप जाता है, पैन में आग लग जाती है। ये देख बच्ची डर जाती है। तो देश विदेश की वायरल तस्वीरें कभी गुदगुदाती हैं तो कभी परेशान करती हैं। और अच्छी तस्वीरें तो अक्सर वायरल हो ही जाती हैं और लोगों को देखना भी पसंद आता है। अब वंदे भारत ट्रेन की ही तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर यात्रियों के स्वागत का जो तरीका है वो सुर्खियां बटोर रहा है इस रिपोर्ट में। बैंड और बाजे की ये धुन किसी शादी समारोह या किसी फैमिली फंक्शन का नहीं है, बल्कि ये नजारा वंदे भारत एक्सप्रेस का है, जहां कलाकारों ने यात्रियों का स्वागत अनोखे अंदाज में किया। परंपरागत धुन बजाकर कलाकार अपना हुनर दिखाते रहे और ट्रेन में मौजूद लोग वीडियो बनाते नजर आए। दिलचस्प तरीके से हुए इस स्वागत ने यात्रियों को भी खुश कर दिया। ये वीडियो सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस का है। पहले ही दिन नए ट्रेन से सफर कर रहे लोगों को इस तरह के स्वागत की उम्मीद शायद ही रही हो, मगर कलाकारों ने उन्हें स्पेशल फील कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जनवरी यानी रविवार को ही विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। इस दौरान पीएम ने यह भी कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा संस्कृति और साझा विरासत को जोड़ेगी। पहले ही दिन ट्रेन के अंदर का नजारा भी कुछ वैसा ही था। तो वाकई में दक्षिण भारत की अनूठी और बेहद खूबसूरत परंपरा, जहां पर यात्रियों का स्वागत नाच गाने के साथ किया जाता है। बिल्कुल, और इसी के साथ दक्षिण भारत से एक और बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर ये है, चिकबल्लापुर में आदि योगी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वो अद्भुत तस्वीरें क्या हैं, आप भी देखिए। दिव्य, भव्य, अद्भुत और अकल्पनीय, आप जो भी कहना चाह सकते हैं। मन मोह लेने वाला नजारा आदि योगी भगवान शिव शंकर की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम का है। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में आदि योगी शिव की
112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा को बेहद ही भव्य बनाया गया और उसी भव्यता के साथ इसका अनावरण भी किया गया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और कलाकारों ने भोलेनाथ की महिमा का अपने ही अंदाज में बखान किया। ईशा फाउंडेशन की ओर से तैयार कराई गई आदि योगी की ये प्रतिमा जितनी ऊंची है उतनी ही भव्य भी है। भारतीय कला, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए ईशा फाउंडेशन लगातार काम करता रहा है। आदि योगी की ये 112 फीट ऊंची तस्वीर भी उसी का एक हिस्सा है। वाकई अद्भुत तस्वीर। भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण अकल्पनीय अंदाज देखने को मिला। वैसे प्रीति, अद्भुत तो विराट कोहली का सेंचुरी भी है, जो कि चारों तरफ लोग झूम उठे हैं खुशी से। और ऐसे में खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। ओडिशा में चल रहे हॉकी वर्ल्ड कप के तीसरे दिन भारत ने इंग्लैंड के साथ ड्रॉ खेला। आखिरी मिनट में इंग्लैंड को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन अंग्रेजी से बुनाने में नाकाम रहे। इस ड्रॉ के साथ इंग्लैंड पहले और भारत दूसरे स्थान पर बरकरार है। दोनों के खाते में 4-4 अंक हैं, लेकिन इंग्लिश टीम गोल डिफेंस के आधार पर आगे है। रात 9 बजे तक चल रहे रोमांचक मुकाबले में पहले हाफ में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन गोल नहीं कर सके। दूसरे हाफ में भी स्कोर 0-0 रहा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। इंडिया ने 317 रनों से तीसरा वनडे जीतकर वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने विराट कोहली के नाबाद 166 और शुभमन गिल के 116 रनों की बदौलत 50 ओवर में 5 विकेट पर 390 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम महज 73 रनों पर ढेर हो गई। इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम की है। टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे में अपना 46वां शतक जड़ा दिया। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट ने 85 गेंदों पर शतक जमाया। पिछले 4 वनडे में ये उनका तीसरा शतक है। मुकाबले के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब फैन सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए मैदान में घुस आया और विराट के पैर छूने लगा। फैन विराट के साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, उसकी एक कोशिश भी पूरी हो गई। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में शुभमन गिल ने अपने वनडे करियर का दूसरा शतक ठोका। युवा बल्लेबाज ने पहले कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर संयमित शुरुआत की और फिर जमने के बाद मैदान के हर कोने में शॉट लगाया। 89 गेंदों में आई इस शतकीय पारी के दौरान 11 चौके और 2 छक्के मारे। वो 97 गेंदों में 116 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन की इस सेंचुरी के बाद दोहरा शतक बनाने के बावजूद बाहर बैठे ईशान किशन का इंतजार बढ़ सकता है। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव गेंदबाजों के लिए खौफ बनकर उभरे हैं। जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर एंडी फ्लावर ने कहा है कि सूर्य कुमार जैसे 360 डिग्री खिलाड़ी गेंदबाजों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करते हैं। वो कीपर या फाइन लेग पर स्कूप कर सकते हैं। सूर्य कुमार गेंदबाजों को लाइन से भटका सकते हैं। 32 साल के सूर्य कुमार शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने हाल ही में राजकोट में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दौरान अपना तीसरा T20 शतक जड़ा है। तो अफसोस है, हॉकी का मैच तो ड्रॉ हो गया, लेकिन अगर क्रिकेट की बात करें तो बाजी इंडिया के ही हाथ लगी है। बिल्कुल, वो तो ठीक है, लेकिन कच्छ के रण की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर पतंगबाजी का कंपटीशन था और पहुंच गए एक बॉलीवुड स्टार। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए आप। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन मकर संक्रांति के मौके पर अलग ही अंदाज में नजर आए। कार्तिक ने कच्छ के पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया। कच्छ के रण में कार्तिक करीब 1 लाख फैंस और ढेरों इंटरनेशनल पतंगबाजों के बीच दिखाई दिए। कार्तिक आर्यन का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वो फैंस के बीच खड़े होकर एक बड़ी सी पतंग उड़ा रहे हैं। उस पतंग पर एक क्राउन भी बना है। कार्तिक को सामने देखकर उनके फैंस में काफी उत्साह नजर आया। कार्तिक आर्यन के फिल्म शहजादा का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और ये फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होगी। अब इसी के प्रमोशन के लिए एक्टर जगह जगह जा रहे हैं। कच्छ में भी कार्तिक ने अपनी फिल्म का प्रमोशन किया। ये पहला मौका है जब बॉलीवुड का कोई कलाकार अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कच्छ के रण तक पहुंचा। और इस बीच एक बड़ी खबर आई है प्रीति। पंजाब से बड़ी खबर आई है। पंजाब के कोटकपुरा में लूट की वारदात हुई है।
पिस्टल के दम पर 40,000 रुपए लूटे गए हैं। मेडिकल स्टोर पर ये लूट की वारदात हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और ये पूरी घटना दीपिका जो लूट की थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आगे की जांच भी की जा रही है। पंजाब की ये खबर, जहां पर पिस्टल के दम पर 40,000 रुपए लूट लिए गए हैं मेडिकल स्टोर पर। दरअसल ये लूट की वारदात हुई है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, जहां पर ये पूरी वारदात कैद हो गई। 3 अज्ञात बदमाशों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस की टीम जो है वो जांच में जुट चुकी है। ये तस्वीर आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे ये पूरी वारदात कैद हो गई है। अब इन बदमाशों को ढूंढा जा रहा है। जाहिर सी बात है आगे पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई भी करेगी। लेकिन आगे बढ़ते हुए, क्योंकि इससे पहले हम बता रहे थे कि किस तरीके से एक बॉलीवुड स्टार पहुंच गए पतंगबाजी के कंपटीशन में। वैसे ये प्रमोशन का तरीका अच्छा है दीपिका, क्योंकि इससे क्या होता है, लोगों के बीच भी चले जाते हैं, घुल मिल भी लेते हैं और अपनी मूवी का प्रमोशन भी कर लेते हैं और त्योहार भी मना लेते हैं। और इसी के साथ क्या कुछ चल रहा है बॉलीवुड में, खबरें क्या क्या है, 2 मिनट के सेगमेंट में देखिए। कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म डायरेक्टर साजिद खान ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है। बिग बॉस के घर में 106 दिन बिताने के बाद अपनी फिल्म के लिए वो घर से बाहर आए हैं। साजिद ने ऐलान किया कि वो अपनी अपकमिंग फिल्म 100% के लिए शो से बाहर जा रहे हैं। साजिद ने बताया कि उन्होंने शो के एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है। मीटू के आरोपों के बाद साजिद लंबे वक्त से फिल्मी दुनिया से बाहर थे। नए साल में सुपरस्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सेल्फी रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेकर्स की ओर से सेल्फी का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इसके साथ ही सेल्फी की रिलीज डेट का भी ऐलान किया गया है। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा बॉलीवुड के दमदार एक्टर इमरान हाशमी भी लीड रोल में हैं। फिल्म में इमरान पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आएंगे, जबकि अक्की एक सुपर फैन की भूमिका में दिखेंगे। फिल्म इंडस्ट्री का नंबर 1 पॉपुलर एक्टर कौन है, इस सवाल पर आप सलमान शाहरुख का नाम बताएंगे, लेकिन बॉलीवुड के ये सुपरस्टार पॉपुलर एक्टर की कैटेगरी में टॉप 5 में भी नहीं है। और मैक्स ने दिसंबर महीने का डेटा शेयर करते हुए जो लिस्ट तैयार की है, उसमें साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति को नंबर 1 रैंकिंग मिली है। ये लिस्ट सोशल मीडिया पर सर्वे के आधार पर बनाई गई है। लिस्ट में शाहरुख खान टॉप 5 में भी नहीं है। प्रभास दूसरे और अक्षय कुमार चौथे नंबर पर हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर देश में भले ही कंट्रोवर्सी जारी है, लेकिन विदेश में फिल्म तूफानी कलेक्शन के लिए तैयार है। पठान को लेकर विदेशों में माहौल पूरी तरह से तैयार है। एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट्स बताती है कि पठान का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन बहुत जोरदार होने वाला है। शाहरुख खान 4 साल। एक्ट्रेस राखी सावंत अपनी सीक्रेट शादी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। कुछ दिनों पहले ही राखी ने आदिल खान दुर्रानी के साथ निकाह कबूल किया है। राखी ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपना नाम फातिमा रख लिया है। एक वीडियो में भी वो हिजाब पहने नजर आ रही हैं। लव जिहाद के सवाल पर राखी ने कहा कि अगर आदिल उन्हें नहीं अपनाता तो लव जिहाद होगा। और चलिए आगे एक अहम जानकारी आपको दे दें, जिसमें टाइम्स नाउ भारत पर बेहद खास और नया शो भाग्य बदलने वाला भाग्य योग हर रोज प्रतिदिन आप देखेंगे 7:50 पर, सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर। हर राशि का होता है किस्मत कनेक्शन। मिलेगी सुख समृद्धि या रिलेशनशिप में टेंशन? कैसे मिलेगा अच्छा स्वास्थ्य? कैसे बनेंगे शुभ संयोग? देखिए भाग्य योग सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर। सबकी किस्मत बदलेगी। तो जरूर देखिएगा हमारा ये खास शो। लेकिन इसी के साथ आज की बड़ी खबरें क्या है दीपिका, फटाफट बता दें। सबसे पहली खबर जो सुर्खियों में रहने वाली है वो ये कि जोशीमठ पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। प्रभावित संपत्ति बीमा पुनर्वास की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। नेपाल प्लेन क्रैश में आज फिर शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। लापता लोगों की तलाश करेगी नेपाल की सेना। बड़ी खबर दूसरी ये बता रहे हैं आप। और इसी के साथ आपको बता दें कंचावला केस में आज आरोपियों पर दर्ज होगा हत्या का केस। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद आरोपियों पर धारा 302 लगी है। इस खबर पर भी अपडेट आज दिन भर। अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम का संबोधन होना है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या की याचिका पर सुनवाई होगी।